ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात झारखंड से चली है, इसे दूर तलक जानी ही चाहिए। बात राजनीति की है और पत्रकारिता की है। पत्रकारिता एक राजनेता को तौर तरीका सिखा रही है, किस तरीके से जनप्रतिनिधि के रूप में एक्ट करना है, रिएक्ट करना है। तो बात शुरू हुई और बात आगे बढ़ी है इस रूप में कि आखिर ज़्यादा नैतिकता का पाठ पढ़ने की, शुचिता का पाठ पढ़ने की, एक्ट और रिएक्ट करने की जो ज़रूरत है, सीखने की जो बारीकियाँ, वह किसके लिए ज़रूरत है। राजनेता जाहिर है उनके बारे में कुछ भी कह लीजिए, वो उस रूप में प्रतिक्रिया भी नहीं देते। लेकिन जो पत्रकार और पत्रकारिता की बात होती है, उसकी स्थिति क्या है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के सियासत में बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने खड़े झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अगुआ और उस नए दल के एकमात्र विधायक जयराम महतो की। जयराम महतो अभी विधायक बने हैं, पहली बार झारखंड विधानसभा में उनकी एंट्री हुई। उन्होंने वहाँ अपनी बातें रखी। जाहिर है नए हैं तो सीखने की ज़रूरत है और सीखने में वक्त लगेगा। ऐसे समय में जब 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक तक संसद और विधानसभा में बैठने का अनुभव हासिल करने वाले राजनेता इस तरीके से असहज बातें करते हैं जिन पर उनको शर्म नहीं आती, तो फिर नए नवेले जो चेहरे हैं उनसे गलती की तो पूरी गुंजाइश है ही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी वाक़ये की चर्चा नहीं करना चाहूँगा। बात चूँकि झारखंड को लेकर शुरू की है, तो मामला जयराम से जुड़ा था। जयराम मीडिया से मुखातिब थे, एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी बीच दूसरे पत्रकार ने सवाल दाग दिए और फिर बातें बिगड़ गई। बड़ी आलोचना, बड़ी बातें। पत्रकारों को लगा कि जिस ऐसी तो उनकी फजीहत किसी ने की नहीं। वे मुख्यमंत्री से मुखातिब होते हैं, राज्यपाल से मुखातिब होते हैं, प्रधानमंत्री से मुखातिब होते हैं, न जाने किस किस से मुखातिब होते हैं। और ये 2 दिन के विधायक की इतनी बिसात, इतनी औकात। लगे नैतिकता का पाठ पढ़ाने, मर्यादा सिखाने। लेकिन सास बहू सीरियल के ज़माने में, बिग बॉस के ज़माने में, जब सास बहू सीरियल में आदर्श बहू की भूमिका निभाने वाला चेहरा सियासत में आता है और यह पत्रकार राजनीति में शेरनी के संबोधन से उसे पुकारता है, जब यह मीडिया रिंकिया के पापा को साथ बैठाकर गीत संगीत में अश्लीलता पर बहस करता है और यह बताता है कि देखिए, सीखिए रिंकिया के पापा से आज के लोग कि किस तरीके से इन्होंने संगीत की परंपरा को
भाषा की मिठास को, माटी की मिठास को आगे बढ़ाया है, तो फिर बातें कुछ छिपी नहीं रह जाती। बातें चाटुकारिता की होती है। यह मान लिया गया है कि आज की जो मीडिया है उसने चाटुकारिता की तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। उनके लिए अब कोई सीमाएं बचती नहीं है। वो चाहे सत्ता पक्ष की चाटुकारिता हो या फिर विपक्ष में ही किसी बड़े चेहरे की, जिनसे उनकी खूब छंती हो, उनका स्वार्थ सधता हो। नफरत का एजेंडा चलाते रहने को लेकर भी भारतीय मीडिया ने प्रसिद्धि पाई है, तो फिर झारखंड की मीडिया उससे अलग नहीं है। लोग बात कहते हैं कि अब न्यूज़ चैनल देखना एक पाप कर लेने के बराबर है, जैसे कोई सज़ा मिली हो। कई कई संबोधन है, उसको सार्वजनिक रूप से प्लेटफॉर्म पर कहना बड़े दुस्साहस की बात होगी। करना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। और अब चूंकि डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो स्थिति भी सामने है, सब कुछ है, कुछ छिपा नहीं है। न्यूज़ चैनलों पर सरकारी कब्जे की बात होती है। कहा जाता है कि पत्रकारिता का जो काल चल रहा है उसको क्या कहेंगे। क्या ऐसा नहीं कि देश में जिस तरह अमृत काल चल रहा है उसी तरह पत्रकारिता का अमृत काल चल रहा है। यह भी बातें कही जाती है कि जो सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए, सत्ता से पूछने की ज़रूरत है, उन सवालों को मीडिया भूला बैठी है। और अगर उस सवालों को याद भी रखा है तो वह सवाल विपक्ष से ही पूछे जाते हैं। तो लोग बाग जो प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं कि वाकई न्यूज़ तो ऐसे लोग अब देखना नहीं चाहते जिन्हें आज की बेजान पत्रकारिता हास्यास्पद लगने लगी है। कोई कहता है चैनल की निर्लज्जता सारी सीमा पार कर भ्रष्टाचार की गाथा लिख चुका है। समाज और सामाजिक सद्भाव का जितना नुकसान कर चुके हैं उतना शायद किसी ने नहीं किया हो। तो जब इस तरह की प्रतिक्रिया आती हो और बातें होती हो, और वैसे में जब मीडिया एक स्वर से जयराम महतो सरीखे नए नेताओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, और जयराम महतो चूँकि मज़े खिलाड़ी नहीं हैं सियासत के, तो वे भी मज़े हुए राजनीति की तरह जवाब देने की बजाय सीधे कह जाते हैं कि आपको अगर मुझसे बात करनी है तो नहीं करिए, मुझे मीडिया में सबों से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो फलाने जी से है। फलाने का नाम भी लेते हैं और नाराज़गी के कारण भी गिना देते हैं। तो यही है सच। बातें कई नाम भी लिए जाते हैं आज की तारीख में कि कई ऐसे चेहरे हैं जो चीखते चिल्लाते नहीं हैं। दुर्भाग्य है कि वे पूंजीपतियों की गोद में बैठे हैं, उनके चैनल में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मानने वाले यह भी कहते हैं कि उनकी भी आर्थिक मजबूरी होगी। बावजूद इसके यह देखने की ज़रूरत है कि कैसे उन्होंने अपना स्तर बना रखा है। तो कहते हैं ना कि मुश्किलों में भी राह बनाने वाले ही याद किए जाते हैं, उनकी भी चर्चा होती है। जबरन किसी के हलक में हाथ डालकर अपने प्रति सकारात्मक नहीं बुलवाया जा सकता है। तो खैर आते हैं, एक विश्लेषण है हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पत्रकारिता से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, मेरे साथी भी रहे हैं, मैंने भी उनके साथ काफ़ी दिनों तक काम किया है।
उनका विश्लेषण भी आप सुनिए, गुनिए और फिर प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइए। वे लिखते हैं कि इंडिया टीवी अभी देख रहा हूँ, वही रजत शर्मा वाला। कभी कभी देख लेता हूँ यूं ही, यह देखने समझने के लिए कि हिंदी मीडिया कितना पतित हो चुका है, कितना पतित होता जा रहा है। चैनल दिखा रहा है और बता रहा है कि आज संसद में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी का भाषण कितना बेअसर था। मैं आज की बात कर रहा हूं, चूंकि जो आज की बात हो रही है वो कल की बात है। मैं एक दिन विलंब से हूं आपके सामने। तो मीडिया बता रहा था, चैनल बता रहा था, वो रजत शर्मा वाला चैनल, कि आज संसद में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी का भाषण कितना बेअसर था, कि राहुल गांधी अपनी बात सलीके से कहने और असरदार तरीके से कहने में किस तरह चूकते रहे, और यह कि अपने भाषण के दौरान वे अपने पद यानी कि विपक्ष के नेता की जिम्मेदारियों के साथ न्याय नहीं कर सके। एंकर किसी जज की तरह बोलता जा रहा था। राहुल पर आने से पहले वह मोदी जी के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा कर चुका है और समझा चुका है कि राजनीति में परिवारवाद कितना घातक है। नेहरू, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी ने किस किस तरह के संविधान की धज्जियां उड़ाई, किस तरह से वे संविधान के विरोधी रहे हैं, आदि आदि। एंकर बीच बीच में बताना नहीं भूलता कि संविधान के संदर्भ में मोदी जी का यह भाषण किस कदर ऐतिहासिक प्रभाव छोड़ने वाला है और 55 वर्षों के परिवार राज की किस तरह धज्जियां उड़ाने वाला है। तो महीने 2 महीने में इस तरह का कभी कोई टीवी चैनल थोड़ी देर देख लेता हूँ। ऐसे एंकरों के पेशागत नैतिक पतन को देखकर जितनी चिंता होती है उससे अधिक मनोरंजन हो जाता है। रिमोट पर अंगुलियों में थोड़ी हरकत दो। हिंदी की इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के होते ही जा रहे पतन का थोड़ा आइडिया ले लो। गंभीर मुख मुद्रा बनाकर कभी चीखते कभी चिल्लाते एंकरों को देख मनोरंजन कर लो अपना। वैसे रजत शर्मा चीखते चिल्लाते नहीं हैं, कुछ एंकर हैं जो चीखते चिल्लाते नहीं, संजय स्वरों में अपना रोल निभाते हैं। हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा अभी कि ऐसे चैनलों की वो कौन सी एंकरानी है जो चीखती चिल्लाती नहीं, शायद ही हो कोई। तो हिंदी क्षेत्र ने पत्रकारिता का इतना पतन कभी नहीं देखा होगा। हिंदी अखबार भी पीछे नहीं है। एक आध तो बाकायदा सत्ता का एजेंडा अपने सिर पर लादे चलते हैं, लेकिन अधिकतर अखबारों के संपादक चैनलों के कुछ खास एंकरों की तरह चारण तो नहीं लगाते। हाँ, वे मुद्दों से किनारा कर लेते हैं। हिंदी के अखबार मुख्यतः सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं, इस कारण उनकी सीमाएं तो समझ में आती है, लेकिन इतना भी जननिरपेक्ष क्या बनना जो ये अखबार बन चुके हैं। लेकिन अब इनके दिन लगते जा रहे हैं, खासकर उन न्यूज चैनलों के जो कारपोरेट स्वामित्व में उनके एजेंडे के वाहक बनकर रह गए हैं। उनकी व्यूअरशिप तेजी से घटती जा रही है। अब डिजिटल मीडिया का ज़माना है। डिजिटल मीडिया यानी बदलती दुनिया का साक्षात्कार। अब जब दुनिया बदल रही है तो कारपोरेट स्वामित्व वाले भोपू चैनलों को धीरे धीरे अप्रासंगिक होते ही जाना है। अब लोगों के पास अनगिनत विकल्प हैं। वे सत्य का साक्षात्कार कराने वाले स्वरों के साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, हिंदी पत्रकारिता की दुनिया बदल रही है। धीरे धीरे ऐसे हाथों में भी स्मार्टफोन पहुंच रहे हैं जिनके हितों की कीमत पर कारपोरेट मीडिया अपनी दुकान सजाता चमकाता रहा है। तो डिजिटल मीडिया ने सिटीजन जर्नलिज्म को जितना प्रोत्साहन दिया है, उसने सत्य पर पर्दा डालने की तमाम जनविरोधी और संगठित कोशिशों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। संसद में नेता और चैनलों में एंकर चाहे जितना बचाव कर लें अडानी जैसे कारपोरेट प्रभुओं का, लेकिन उनका सच जनता के सामने आने लगा है। तो 3.5 दशक ही हुए हैं भारत में नवउदारवाद की राजनीति के साए तले कारपोरेटवाद के उभरने और छाने का। किसी देश और समाज के इतिहास में आधे पेज में ही इन सब का वृत्तांत समा जाएगा और इतिहासकार लिखेगा, जल्दी ही लोगों को वास्तविकता का एहसास होने लगा और कारपोरेट संपोषित सत्ता का तिलिस्म टूटने लगा। इस प्रक्रिया में तकनीकी विकास की मुख्य भूमिका रही। यह हमें टूटने लगा कि तकनीक पर प्रभुत्व करने वाली शक्तियाँ सर्वशक्तिशाली हैं
क्योंकि तकनीक के विकास ने आमजनों को अपने दायरे में जब से समेटना शुरू किया, प्रोपगेंडा और सत्य के बीच फर्क को महसूस करने की जनता की क्षमता में इजाफा होने लगा। फिर वो दुनिया को बदलना ही था और वह बदलने भी लगी। कभी कभार उन चैनलों पर भी कुछ देर रुक कर जायजा लेना चाहिए कि प्रोपगेंडा पत्रकारिता के कारपोरेट आंगन में क्या और कैसा चल रहा है। पतन की गाथा का अध्याय तक कहाँ पहुँचा और उनकी अप्रासंगिकता अब कितनी दूर है। वे ज़्यादा डरते हैं। तो ये रही बातें। मुझे उम्मीद है कि तटस्थ होकर बेहद संजीदगी से आप सुनेंगे तो जो इसके निहितार्थ हैं, जो कहने की कोशिश है, वह बखूबी आपको समझ आएगी और फिर प्रतिक्रिया देना आप ज़रूरी समझेंगे। तो मुझे प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। हाँ, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अगर आपने अब तक न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।